स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। हम बात कर रहे हैं आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 की जो 105 पोस्ट की वैकेंसीज आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही एडवांस लेवल के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था कि आपको पुरानी सीरीज में जाकर के लेक्चर नंबर 23 पढ़ना था। अगर आप वो लेक्चर पढ़ लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारे ये लेक्चर आपको यहाँ पे क्या लेक्चर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 ये आपको समझ में आने वाले हैं। आज हम क्लास नंबर लेक्चर नंबर 11 की बात करेंगे और इसमें हम पैरासिम्पैथेटिक में आज हम कोलिनर्जिक सिस्टम की बात करेंगे। यानी पैरासिम्पैथेटिक हमको पढ़ना है कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एडिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक। हमको 4 चीजें पढ़नी है। तो आज हम आपके फिलहाल पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक और सिम्पैथेटिक में एडिनर्जिक, एंटी एडिनर्जिक, यानी कि बुला के हमको इस चैप्टर में 4 लेक्चर पढ़ने हैं। तो इसमें लेक्चर नंबर 11 में आज हम बात करेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम की। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कहां से बनते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में एसिटिलकोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है। एसिटिलकोलिन एक बहुत ही खास तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, खास तौर पे पैरासिम्पैथेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये एसिटिलकोलिन एक नेचुरल है, ये हमारे बॉडी में बनता है 2 मॉलिक्यूल के मिलने से। एक होता है एसिटिल कोएंजाइम ए और दूसरा होता है कोलिन। ये एसिटिल कोएंजाइम ए और कोलिन जब आपस में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो मिलने के बाद एक एंजाइम काम करता है कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज। ये जो कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज है, इस कोलिन मॉलिक्यूल में इसका एसिटिल मॉलिक्यूल लाके ट्रांसफर कर देता है, तो ये एसिटिल कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जो ये एसिटिल कोलिन है, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहिए या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे जो अपटेक ऑफ कोलिन जो है वो एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप? यानी कोई भी प्रोसेस जिस स्टेप पर डिपेंड करता है उसका रेट, उस प्रोसेस को होने की प्रक्रिया का रेट जो है वो जिस प्रोसेस पर डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है। तो अब रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है? ये वाला स्टेप जो है एसिटिलकोलिन का एसिटिल कोएंजाइम ए का कोलिन के साथ मिलकर इसमें कन्वर्ट होना, ये इसका रेट लिमिटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज, ये एक तरह का जो यहाँ पे ड्रग होता है हेमिकोलिनियम, इसको हम इसका पॉइजन भी कह सकते हैं। हेमिकोलिनियम अगर यहाँ पे ड्रग डाल दिया जाए तो हेमिकोलिनियम इस कोलिन को वापस अपटेक कर लेता है, ब्लड में खींच लेता है और वो कोलिन इसके साथ मिलकर के एसिटिलकोलिन नहीं बना पाता। यानी कभी कभी हमारे बॉडी में जब एसिटिलकोलिन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, दिक्कतें बढ़ने लगती है, तो हम हेमिकोलिनियम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। वो इसी स्टेप को ब्लॉक कर देता है। क्यों इस स्टेप को ब्लॉक करता है? क्योंकि इस स्टेप ये हमारा जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है। यहाँ पे ये कोलिन के अपटेक को खींच लेगा और कोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। अगले स्टेप में क्या होता है? जैसे ही एसिटिलकोलिन का सिंथेसिस होता है, एसिटिलकोलिन आपके ये न्यूरॉन्स की जो एंडिंग है इसके अंदर वेसाइकल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और ये जो एसिटिलकोलिन है ये वेसाइकल में स्टोर होता है। अब यहाँ पे ड्रग का नाम याद कर लीजिए, वेसामिकोल। वेसामिकोल से नाम से लग जाएगा वेसाइकल यानी वेसामिकोल जो ड्रग है ये वेसिकुलर अपटेक को ब्लॉक करता है। यानी वेसाइकल्स के अंदर जो एसिटिलकोलिन स्टोर हो रहा है उसको ब्लॉक करने का काम कौन करेगा? वेसामिकोल करेगा। उसके बाद ये क्या करता है? जब ये रिलीज कहाँ होता है? ये आपके साइनेप्टिक लिंफ में रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या हमें ब्लॉक करना है? ये प्रोसेस कैसे ब्लॉक होगा? ये प्रोसेस होता है बोटुलिनियम। याद रखिएगा, बोटुलिनियम जो है ये एसिटिलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक करता है, एसिटिलकोलिन के सिंथेसिस को नहीं। एसिटिलकोलिन जब बन गया है, वेसाइकल में स्टोर हो गया है और एक्सोसाइटोसिस होना है, बाहर निकलना है, तो उस प्रोसेस को आपको ब्लॉक करता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है एसिटिलकोलिनेस्टेज, बड़ा खतरनाक एंजाइम है ये एसिटिलकोलिनेस्टेज एंजाइम। ये फिर से इसको एसिटेट और कोलिन में ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे कि आपने शुरू में बनाया। और जब ये एंजाइम ज्यादा काम करता है तो एसिटिलकोलिन का ब्रेक डाउन होता है और उस कारण से एसिटिलकोलिन की मात्रा हमारी बॉडी में घटने लगती है
ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जब एसिटिलकोलिन यहाँ पे रिलीज होता है तो जाके अपने पर्टिकुलर एनएम रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो ये ओवरऑल आपका बायोसिंथेसिस है और कहाँ कहाँ कौन ब्लॉक कर रहा है ये आपको मैंने समझा दिया। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसको याद करने की कोशिश करते हैं। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक निकोटिनिक एक मस्करेनिक। ठीक है, अब ये निकोटिनिक मस्करेनिक का नाम कैसे पड़ा मैंने आपको लेक्चर में समझाया था, पिछली बार आप देखे होंगे कि भाई निकोटीन खाने से हमारी बॉडी में जो जो रिस्पॉन्स आता है वही रिस्पॉन्स एसिटिलकोलिन के इस रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद आता है, इसलिए इसको निकोटिनिक बोलते हैं। और मस्करेना एक तरह का आपका फंगस होता है, मशरूम होता है, उसको खाने के बाद बॉडी में जो रिस्पॉन्स आते हैं सेम वही रिस्पॉन्स आता है जो एसिटिलकोलिन आपके इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, इसलिए इसको मस्करेनिक रिसेप्टर नाम दिया गया। निकोटिनिक रिसेप्टर दो प्रकार का होता है, एन एम, एक होता है न्यूरोनल, एक होता है मस्कुलर। एनएन रिसेप्टर पाए जाते हैं आपके गैंग्लियाज में, एड्रिनल मेडुला वाले रीजन में, याद रखने वाली बात है। और एनएम हमेशा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है। और लेकिन हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो रिसेप्टर होते हैं वो मस्करेनिक होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर बहुत लिमिटेड एरिया में फैले हुए हैं, सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में और गैंग्लिया में आपके पाए जाते हैं, लेकिन मस्करेनिक रिसेप्टर पूरी बॉडी में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब मस्करेनिक रिसेप्टर की बात कर ले भैया, तो मस्करेनिक रिसेप्टर भैया 5 प्रकार के होते हैं। याद करना है आपको, M1, M2, M3, M4, M5। एक चीज आपको याद करना है, बहुत कॉमन है कि सारे के सारे मस्करेनिक रिसेप्टर सीएनएस में बाइंड करते हैं, यानी M1, M2, M3, M4, M5 याद करने की जरूरत नहीं है, पांचों के पांचों सीएनएस में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें से M4 और M5 केवल सीएनएस में पाए जाते हैं, तो इसको भी जरूरत नहीं याद करने की, याद हो गया। हमें याद केवल करना है M1, M2 और M3, क्योंकि सारे के सारे पाए जाते हैं सीएनएस में, याद हो गया। और M4, M5 केवल सीएनएस में, उसको हटा दो। अब M1, M2, M3 की बात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि M1 जो है वो पाए जाते हैं गैस्ट्रिक गैंग्लिया में, गैस्ट्रिक पेट में। अगर आपका M1 जो है वो इस पे जब बाइंड करेगा तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ता है, तो गैस्ट्रिक पेट में पाया जाता है। और M2 जो है वो हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, M2 जो है वो हार्ट में पाया जाता है। यानी कि आप इसको याद कैसे करेंगे, M1 मतलब जब आप 1 रुपए कमाते हैं या आपको कोई मुश्किल से $1 या 1000, 1 करोड़ कुछ भी मिल जाता है, तो सबसे पहले आपका पेट भरता है, आपका गैस्ट्रिक में पाया जाता है। और जब आपको दोबारा मिलता है वही चीज दोगुना मिल जाता है तो आपका दिल भर जाता है। तो M2 जो है वो हार्ट में, ऐसे याद करिएगा। सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला रिसेप्टर है वो M3 में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद करिएगा। सबसे ज्यादा मस्करेनिक रिसेप्टर जो है वो M3 में पाया जाता है। मैक्सिमम आपके ऑप्शन जो है M3 रिसेप्टर वाले आएंगे, जैसे कि आपके आई में होता है ऊपर आंख, ठीक है। उसके बाद पहले शुरू करो सीएनएस से नीचे आओ आंख से नीचे आओगे तो आपके जीआईटी में, उसके नीचे आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और लगभग कई सारे ग्लैंड से। तो सबसे ज्यादा रिसेप्टर जो है वो M3 पाए जाते हैं, ये आपको याद करके चलना, ठीक है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़े से हम इन तीनों रिसेप्टर के नेचर को समझ लेते हैं मेरे भाई। ये 3 के 3 रिसेप्टर जो M1, M2, M3 हैं, इनका नेचर क्या होता है, इसको समराइज करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था जीपीसीआर रिसेप्टर वाला, तो ये 3 के तीनों रिसेप्टर जो है वो जीपीसीआर नेचर के होते हैं, याद रख लो। मस्करेनिक रिसेप्टर पूरा का पूरा जीपीसीआर रिसेप्टर का होता है, मतलब कि इसके सेल मेम्ब्रेन में जो आपके आयन चैनल बना हुआ है, जो आपका मेम्ब्रेन है, उसमें जी प्राइम प्रोटीन लगा होता है। अब उसमें कई प्रकार के होते हैं, तो जो M1 है वो GQ प्रोटीन, GQ आपको पता है जब भी GQ प्रोटीन काम करेगा वहां पे फास्फोराइलेशन होता है। ये GIGO प्रोटीन पाया जाता है M2 में, GI इनहिबिटरी, और GO मतलब जहां पे पोटेशियम चैनल ओपन होता है, आपको याद कराया मैंने, आपको मेरे लेक्चर याद होंगे तो। और M3 में GQ प्रोटीन यानी कि फास्फोराइलेशन मतलब IP3 डाइक पाथवे वहां पे काम करेगा। अगर ये आपको याद है रिसेप्टर वाले चैप्टर से, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब आगे थोड़ा सा और डिफरेंस समझते हैं भाई साहब, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना कि भाई क्योंकि GQ वाला है तो GQ वाले दोनों M1 और M3 IP3 डाइक पाथवे पे काम करेंगे, IP3 डाइक पाथवे चलेगा, कैल्शियम चैनल रिलीज। और क्योंकि आपको पता है GO प्रोटीन जो है वो पोटेशियम चैनल पे काम करता है, तो ये पोटेशियम चैनल और CMP के लेवल घटाएगा। ये तो कुछ भी याद नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत अगर डिटेल में पूछेगा, अगर आरआरबी का पेपर बहुत एडवांस लेवल का पूछेगा,
हाई लेवल का पूछेगा तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये आपको जब मैंने रिसेप्टर याद कराया था तो आपको मैंने सब याद कराया था। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और याद कर लेते हैं। M1 रिसेप्टर का जो मेन एगोनिस्ट ड्रग है वो है ऑक्सोट्रिमोरिन। M1 रिसेप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एगोनिस्ट ड्रग है वो है ऑक्सोट्रिमोरिन, और इसका जो एंटागोनिस्ट ड्रग है वो है पिनार्जिपिन और टेलेंजिपिन। याद रखना, एगोनिस्ट ड्रग कौन सा है, एंटागोनिस्ट। वहीं पे M2 रिसेप्टर का मेथाकोलिन, इट इज द एगोनिस्ट ड्रग, और एंटागोनिस्ट है मेथोट्रामीन और ट्रिप्टामीन, याद रखिएगा ट्रिप्टामीन। और वहीं पे बात करेंगे M3 रिसेप्टर का जो आपका एगोनिस्ट है वो है बेथाइनोकॉल, और इसका जो सोलिफेनासिन और डायराफेनासिन जो है वो एंटागोनिस्ट है। जब किसी पेशेंट को ब्लैडर की दिक्कत होती है, प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, ये दवाइयां उसको चलती है बेसिकली यूरिनरी के लिए, क्योंकि M3 रिसेप्टर जो है वो ब्लैडर में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है, तो मेडिसिन जो है यूरिनरी के लिए होता है, बेथाइनोकॉल और ये सब ड्रग आपको याद रखना। तो ये M2, M3, M1 यानी M1, M2, M3 को मैंने शॉर्ट में आपको एक साथ समराइज करके समझा दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, कि ये जो मस्करेनिक ड्रग्स हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, किस किस ऑर्गन में पाए जाते हैं और किस किस ऑर्गन में पाए जाने के बाद ये कौन कौन से काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, तो इसको आपको ध्यान से। सबसे पहली बात, पहली फंक्शन की बात करते हैं हार्ट पे। तो अब आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, M2 रिसेप्टर पाया जाता है, मस्करेनिक 2 वाला M2 रिसेप्टर। अब हार्ट में ये कौन सा काम करेगा बेटा, ये आपको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये निगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है। व्हाट इज द क्रोनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक होता है इट इज द रेट ऑफ हार्ट। अगर पॉजिटिव है तो रेट ऑफ हार्ट को इंक्रीज करेगा, नेगेटिव है तो घटाएगा। ये हार्ट के रेट को डिक्रीज करता है। M1 रिसेप्टर जब भी काम करेगा वो अपोजिट काम करता है, वो इनहिबिटरी एक्शन देता है, इनहिबिटरी एक्शन देता है। याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, M1 जो है वो इनहिबिटरी है, M2 एक्साइटेटरी है, M3 इनहिबिटरी है। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये हार्ट रेट को डाउन करेगा, और जब हार्ट रेट डाउन होगा तो हार्ट का कंडक्शन भी डाउन होगा, यानी इट इज निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। ड्रोमोट्रोपिक मींस कंडक्शन ऑफ हार्ट। निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक याद कर लीजिए। ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा ड्यू टू डिक्रीज स्लोप ऑफ फेज 4। व्हाट इज द ब्रेडिकार्डिया, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहां पे हो गया, आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक हो गया। वहीं पे ब्रेडिकार्डिया जो होती है, जो पल्स का रेट होता है, अगर वो बढ़ रहा है विच इज द ट्रेडिकार्डिया, घट रहा है तो ब्रेडिकार्डिया। यहां पे क्योंकि निगेटिव काम कर रहा है M1 रिसेप्टर, तो हार्ट के रेट को डाउन करेगा, दिस इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। ओके, ये हम बात कर रहे हैं केवल हार्ट पे कौन कौन सा असर है। कुल मिला के अगर इसका अपोजिट क्या है, अगर हम इस ड्रग की जगह एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दे जो इस हार्ट पे पाए जाने वाले M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, तो ऑटोमेटिक हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसे हम टैकीकार्डिया कहेंगे। दैट्स इट। अब आपको इतना चीजें मैंने आपको एक साथ याद करा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद करना है कि हार्ट में रिसेप्टर पाया जाता है M2 रिसेप्टर जो पाया जाता है वो आपका जो बेसिकली वो इनहिबिटरी काम करता है, आपके ब्रेडिकार्डिया काज करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन घटाएगा, हार्ट रेट घटाएगा, सिग्नल घटाएगा, पाल्पिटेशन घटाएगा, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देने पर ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है। अब दूसरी बात करते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आपके जहां पे खून सप्लाई हो रहा है, तो ब्लड वेसल में कौन से रिसेप्टर पाया जाता है, दिस इज द M3 रिसेप्टर। कहां पे, ब्लड वेसल के एंडोथेलियम में। अब आपको याद रखना किस ऑर्गन में कौन से रिसेप्टर है। अब ब्लड वेसल में क्या होता है, जैसे ही कोई कोलिनर्जिक ड्रग इसमें बाइंड करेगा M3 रिसेप्टर में, तो क्योंकि M3 जो है एक्साइटेटरी है, तो ये M3 स्टिमुलेशन कॉज करेगा, और जब ब्लड वेसल में स्टिमुलेशन होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, और जब नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है तो ब्लड वेसल डायलेट करता है, ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, M3 रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होगा ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड वेसल वैसोडाइलेशन होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाएगा, ब्लड फ्लो जो है घट जाएगा, और अगर इसमें कोई डैमेज होता है एंडोथेलियम में तो उसके कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब यहाँ पे अगर इसके लिए हम बात करें कि कौन सा हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भैया इसका अगर हम कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को ब्लॉक करेगा, जिससे वैसोडाइलेशन रुकेगा, ब्लड फ्लो जो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करने से, और ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको याद कर। अब हम बात करते हैं तीसरा ऑर्गन है आई। तो आई पे भी होता है M3 रिसेप्टर। मैंने कहा था मैक्सिमम केसेस में M3 रिसेप्टर है,
CNS सब में है और हार्ट में जो है वो M2 है और GIT में जो है M1 है। बस ये आपको याद रखना है। तो आई में भी M3 रिसेप्टर है और यहाँ पे जब M3 रिसेप्टर है तो क्या करेगा, इंस्पेक्टर प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और मायोसिस कॉज करेगा। ध्यान दीजिएगा, मायोसिस, आंख का सिकुड़ना। जब आप कहीं आप क्या करते हैं, किसी आसपास की वस्तु को देखते हैं तो आंख सिकुड़ के देखते हैं, तो ये मायोसिस प्रोसेस है, इससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम से जाती है, याद दीजिएगा। और इसमें क्या करना है, इसे बोलते हैं, अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे, जो कि हम लोग देते हैं जब किसी व्यक्ति को हम लोग ऑपरेशन होता है ग्लूकोमा वगैरह का, तो उसे माइड्रियासिस कहते हैं, प्यूपिल का डायलेट होना, और ये एकोमोडेशन के लिए, ब्लड विजन के लिए होता है। अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो इसका अपोजिट। अगला है हमारा ग्लैंड्स। अब हमारे ग्लैंड्स में कौन कौन सा है, जैसे हमारा सैलिवरी ग्लैंड जो लार निकालता है, हमारा गैस्ट्रिक जो पेट से HCl निकालता है, ये सारे ग्लैंड्स की बात हो रही है। और यहाँ पे M3 रिसेप्टर पाए जाते हैं और M3 रिसेप्टर एक्साइटेटरी होने के कारण सिक्रीशंस बढ़ाएगा, आंसू, पसीने, लार, इन सब का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ने लगता है M3 रिसेप्टर का। अब अगर एंटीकोलिनर्जिक हमने ड्रग दिया तो मुंह सूखेगा, ड्राई माउथ होगा, आंख में पानी कम होगा तो ड्राई आईज होगा और निगलने में परेशानी होगी अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग M3 रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, कहां पे, आई। अब हम अगला बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब यहां पे भी होता है M3 रिसेप्टर, ये आपके डिटर्सन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है और ट्राइगोन मसल का रिलैक्सेशन करता है। कुल मिला के इसके होने से मिक्टुरेशन होता है, यानी दवाइयां अगर हम कोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं किसी व्यक्ति को और वो M3 रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है जो कि उसके यूरिनरी ब्लैडर में है, तो पेशाब ज्यादा होगा, पेशाब बाहर निकलेगा, इसे मिक्टुरेशन प्रोसेस कहते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम देते हैं यूरिनरी रिटेंशन के लिए, क्योंकि पेशाब को होने से रोकेगा, इस मसल को अपोजिट काम करेगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे GIT। तो GIT मतलब मैंने कहा जो आपके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कर रहा है, यहाँ पे M1 और M2 दोनों रिसेप्टर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, M2 भी GIT में देखा गया है हार्ट के अलावा। तो जो ये HCl के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, जब ज्यादा HCl बढ़ेगा तो पेप्टिक अल्सर का खतरा बढ़ जाता है, पेरिस्टालसिस खतरा बढ़ जाता है, इंटेस्टाइनल कोलिक। इस केस में हम स्पास्मोलाइटिक इफेक्ट के लिए इंटेस्टाइनल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, आपने डाइसाइक्लोमिन का नाम सुना होगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो M1 M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करता है, स्पास्मिजम को कम करता है। वहीं पे ब्रोंकाई की बात कर ले, ब्रोंकाई तो M3 रिसेप्टर है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी अस्थमा के केस में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं। और मेल सेक्स ऑर्गन में भी M3 रिसेप्टर होता है, यहाँ पे ये वेसोडाइलेशन करेगा जिससे कि इरेक्शन जो है होता है, ठीक है, इरेक्शन होगा, वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा और मेल के पेनिस का इरेक्शन होता है। तो ये M3 रिसेप्टर। तो ये ओवरऑल हमने आपको सारे के सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मस्करेनिक ड्रग या इन सभी ड्रग्स का हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको टेबल के जरिए समझा दिया। अब मस्करेनिक रिसेप्टर के एक्शन की बात कर लेते हैं, M1 M2 M3 कैसे काम करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर समझा दिया कि क्या काम करते हैं। अब हम बात करेंगे निकोटिनिक एक्शन के बारे में। तो मैंने कहा ये भी दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, N1 और NN और NM। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निकोटिनिक तो NN जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है, NN जो है वो गैंग्लिया में पाया जाता है। ओवरऑल नेचर क्या है ये छोड़िए। एगोनिस्ट कौन सा ड्रग है, निकोटीन और PTA में NM का एगोनिस्ट है। और यहाँ पे बात करें इसका एंटागोनिस्ट है ट्यूबाक्यूरारिन और अल्फा बुनागाट्रॉक्सिन। वहीं पे NN रिसेप्टर का जो एगोनिस्ट है वो DBMP और निकोटीन है। एंटागोनिस्ट हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथाफेन। बस इतना याद कर लो, इससे जरूरत नहीं याद करने की, तो इतना डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। ये ओवरऑल हमने यहाँ पे बात कर ली। चलिए अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। पूरे के पूरे कोलिनर्जिक ड्रग को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे, एक डायरेक्ट एक्टिंग और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब जो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाकर एसिटिल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगा, एसिटिल कोलिन का लेवल बढ़ेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, दे आर कॉल्ड कोलिनर्जिक ड्रग्स। और इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब कैसे है कि आपको पता है कि एसिटिल कोलिन कोलिनेस्टेज एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब कोलिनेस्टेज एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देगा तो एसिटिल कोलिन ब्रेक डाउन होने लगेगा, तो एसिटिल कोलिन का लेवल घटेगा। जब एसिटिल कोलिन का लेवल घटेगा तो रिसेप्टर से कम बाइंड करेगा, कोलिनर्जिक एक्शन कम आएगा। तो इस केस में अगर हम डायरेक्ट एसिटिल कोलिन ड्रग ना दे करके हम इनडायरेक्ट तरीके से इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें, यानी कोलिनेस्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर दें, तो ये इनडायरेक्ट, तो ओवरऑल होना क्या है, कोलेस्ट्रॉल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। भाई यहाँ पे हम डायरेक्ट देकर बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट तरीके से उसका लेवल बढ़ा रहे हैं।
तो इसीलिए इनडायरेक्ट एक्टिंग को भी हम एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग भी कहते हैं। दैट्स इट। अब इसका क्लासिफिकेशन डायरेक्ट एक्टिंग में दो प्रकार का होता है, एक कोलिन एस्टर एल्कलॉइड जो नेचुरल एल्कलॉइड से प्राप्त होता है, एक जो कोलिन एस्टर जैसे एस्टिल कोलिन, बेथेकॉल, मेथाकोलिन और कार्बेकॉल, ये सारे के सारे चार के चारों ड्रग जो है वो कोलिन एस्टर में आते हैं। वहीं पे एल्कलॉइड में पाइलोकार्पिन, मस्करीन और एर्कोलिन, ये सारे के सारे हमारे आपके एल्कलॉइड। अब वहीं पे बात करें रिवर्सिबल में, यानी कि हमारे बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग में, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में दो तरीके के ड्रग होते हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो कोलेस्ट्रेज एंजाइम जाके बाइंड करेंगी और उसको रोकेंगी काम करने से, और कुछ देर बाद वो दवा हट जाएगा तो कोलेस्ट्रेज एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। और एक ऐसा ड्रग है जो कोलेस्ट्रेज एंजाइम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, नष्ट कर देगा, दोबारा कोलेस्ट्रेज एंजाइम फिर से एक्टिवेट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्लासिफिकेशन में भी कैटेगरी है दो, एक वाटर सॉल्युबल, एक लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल इज द नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, इंडोरफोनियम। याद कर लो, इंडोरफोनियम सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है, बहुत कम ड्यूरेशन एक्शन होता है, ज्यादा काम नहीं करता ये। नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन ये वाटर सॉल्युबल है। वहीं बात करें लिपिड सॉल्युबल की तो फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन, डोनेपजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामिन। क्योंकि ये ड्रग अगर हमें कभी भी कोई ड्रग ब्रेन में काम करना होता है तो ब्रेन में ये ड्रग्स काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाती। लेकिन क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करती हैं। तो ये है फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन, डोनेपजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन। अब इरिवर्सिबल में भी दो कैटेगरी होता है, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट, एक कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में मेलाटोनियन, पैराथियन, इकोथियोफिलेट, क्लोरोफाइब्स, नर्व गैस, डिजॉक्सिन। बेसिकली इन सब का इस्तेमाल जो है वो एज बेसिकली जो आपके इरिवर्सिबल है इसका इस्तेमाल ह्यूमंस पे नहीं होता, इसका इस्तेमाल कीटनाशक की तरह किया जाता है, पेस्टिसाइड की तरह किया जाता है। और कार्बामेट्स में है कार्बारिल, प्रोपोक्सर, एल्डिका। अब आपको ये ड्रग्स याद हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन याद करना इज वेरी मस्ट। चलिए कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद करना है। जैसे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, अगर हमें याद करना है तो कौन कौन सी ड्रग होती है, एस्टिल कोलिन, बेथेकॉल, मेथाकोलिन और कार्बेकॉल। इसको याद करने की ट्रिक है ऑल बॉयज मस्ट क्राई। दिल टूटेगा, गर्लफ्रेंड धोखा देगी तो सभी लड़के रोएंगे। ऑल बॉयज मस्ट क्राई, ऑल मतलब एस्टिल कोलिन, बॉयज मतलब बेथाकॉल, मस्ट मतलब मेथाकोलिन और क्राई मतलब कार्बेकॉल। याद हो जाएगा। बाकी आपकी जो ट्रिक होगी अपनी ट्रिक शेयर कीजिएगा, देखते हो किसकी ट्रिक फनी। वहीं पे हम बात करते हैं एल्कलॉइड नेचर का। तीन ड्रग था, पाइलोकार्पिन, मस्करीन और एर्कोलिन। इसका ट्रिक है प्लीज मेक अचारी। मम्मी अचार बना दो, घर जाना, हॉस्टल जाना है, खाना खाना है, प्लीज मेक अचारी। दिस इज द एल्कलॉइड जो है अचार का बनता है। तो प्लीज से पाइलोकार्पिन, मेक से मस्करीन और अचारी से एर्कोलिन। याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग की। तो उसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग कौन कौन से होते हैं, फाइसोस्टिग्मिन, टेरिक्टिन और डोनेपजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन। अब इसको हम याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है जिसका नाम है फिजिकली टायर्ड डंकी रेस्ट ग्रेसफुली। जो डंकी गधे बहुत थक गए हैं अब वो आराम कर रहे हैं, फिजिकली टायर्ड डंकी रेस्ट ग्रेसफुली। तो अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, फिजिकली से फाइसोस्टिग्मिन, टायर से ट्रैकर आपका आपके टायर से हो गया आपका टैक्रिन, डंकी से डोनेपजिल, रेस्ट से रिवास्टिग्मिन, ग्रेसफुली से गैलेंटामिन। इस ट्रिक के जरिए आप याद कर सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कौन कौन ड्रग आते हैं, मेलाथियान, डायफ्लॉस, पैराथियान, डीपीएफ, इकोथियोफाइलेट, क्लोरोफाइलेट। नर्व गैस में सैरिन, सोमन, टैबून और डेजॉक्साइड। अब इसको याद करने का ट्रिक है माला दीदी, ठीक है, माला दीदी, परी, दीपक, इगरली छूटी, सर सोता तब डाइजेपाम। ठीक है, माला दीदी जो है वो बहुत ईगो वाली है, तो वो दीपक जो लड़का था बहुत उनसे प्यार करता था, उसको बहुत घमंड बस यार बहुत प्यार से छोड़ दिया। तो अब उनके बाद जो दीपक है वो जाके सर पे सो रहा है और डाइजेपाम खा लिया है। तो माला दीदी, परी, दीपक, इगरली छोटी, सर सोता तब डाइजेपाम। अब यहां से इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, माला से मेलाथियन, दीदी से डायफ्लॉस, परी से पैराथियन, दीपक से डीएफपी, इगरली से इकोथियोफिलेट, छूटी से क्लोरोफाइलोस, सर सोता तब से सैरिन, सोमन, टैबून और डाइजेपाम से डाइजॉक्साइड। ये आपका ओवरऑल ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने ड्रग्स की तरफ। थोड़ा लेक्चर कितना मिनट का हो गया देख लें भाई। ओहो 24 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने सभी ड्रग की तरफ
जो कि हमारे कोलिनर्जिक ड्रग है, उसमें पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिन ड्रग की, उसके बाद हम इनडायरेक्ट एक्टिन ड्रग्स में हम बात करेंगे पहले डायरेक्ट एक्टिन कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। ऐसे ड्रग्स जो कोलिनर्जिक ड्रग है, यानी जो हमारी बॉडी में जाके एसिटाइलकोलिन की तरह काम करेंगे या एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाएंगे। अब इस ड्रग में बारी बारी से हम एक एक स्टेप करके नाम लेते हैं। पहला है एर्कोलिन। आपको याद करना है कौन कौन से पॉइंट्स क्वेश्चन बनते हैं एर्कोलिन से। एर्कोलिन जो है वो मस्करेनिक नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर है, यानी मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, नॉन सेलेक्टिव होता है। की फीचर क्या है कि ये प्लाज्मा में जाने के बाद एंजाइम कोलिनेस्ट्रेज के द्वारा बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है, यानी इस ड्रग को कभी भी आप अकेले नहीं दे सकते हैं, इसके साथ आपको एक एंटी कोलिनेस्ट्रेज का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी से मेटाबोलाइज हो रहा है, इसीलिए इसको क्लिनिकली यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना खराब इसलिए है कि यार ये एसिटाइलकोलिन एंजाइम के साथ कोलेस्ट्रॉल एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहा है, यानी ये ड्रग एर्कोलिन हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये कैटेगरी वाइज याद करो। एसिटिलकोलिन की बात करते हैं, ये नेचुरल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, कुछ निकोटिनिक रिसेप्टर से भी बाइंड करता है एसिटिलकोलिन। इंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर्स, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इंटरक्यूलर मायोसिस सर्जरी वगैरह में, आंख की सर्जरी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी बहुत लिमिटेड यूज होता है। मेथाकोलिन ये सबसे अधिक यूज करने वाला आपका डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है। M2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, सेलेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड करता है, यानी ये हार्ट पे काम करता है। यानी जो आपका मेथाकोलिन ड्रग है वो हार्ट पे देने के लिए काम करते हैं। मैक्सिमम असर इसका मायोकार्डियम पे होता है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और इसके पास कोई भी निकोटिनिक एक्शन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के बहुत हार्ट बीट बढ़ गया है, पल्स बढ़ा हुआ है, घबराहट ज्यादा है, तो उस केस में हम उसे मेथाकोलिन देते हैं, क्योंकि यह हार्ट रेट को डाउन करता है। मेथाकोलिन जो है वो ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी के लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, तो अस्थमा की चेक करने के लिए हम डायग्नोसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ड्रग है हमारा बेथैनोकॉल। बेथैनोकॉल M3 रिसेप्टर पे सिलेक्टिव होता है। M3 का मतलब है ये GIT और ब्लैडर में पाया जाता है, यानी ये पेशाब के लिए और पेट में जो एसिड रिलीज हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये डिटर्सल मसल को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि मेक्टुरेशन बढ़ता है। यदि किसी को बाथरूम नहीं हो रही है, बाथरूम लगी हुई है, उस केस में हम बेथैनोकॉल ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। उसके डिटर्सल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, वहां पे स्टिमुलेट करके वो बाथरूम कराता है, मेक्टुरेशन कराता है। तो यूरिनरी रिटेंशन के लिए और पोस्टपार्टम इलियस के लिए, ऑपरेशन के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं में इस ड्रग का, और यूरिनरी रिटेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं पाइलोकार्पिन की। पाइलोकार्पिन M3 एगोनिस्ट है। ये ड्रग जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये खास तौर पे आई ड्रॉप के फॉर्मेट में आता है, आइस के लिए इस्तेमाल होता है। पाइलोकार्पिन टैबलेट्स के फॉर्म में नहीं आते, आई ड्रॉप के फॉर्म में आते हैं। ये प्यूपिलरी को कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ग्लूकोमा के लिए यूज करते हैं। ग्लूकोमा केस में क्या होता है भाई साहब, कभी कभी कि पाइलोकार्पिन जो है हम डालते हैं तो जो आंखों का IOP इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा होता है, एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर के प्रेशर के कारण, उसको रिड्यूस करता है। आई से कुछ वाटर इन्फ्यूजन को बाहर निकाल के, वाटर लेवल कम करके हमारे आंख में प्रेशर को ये कम करता है। तो ग्लूकोमा के केस में हम लोग पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं। पाइलोकार्पिन का इस्तेमाल एक बीमारी होती है जिसको नाम होता है सजोरेंस डिजीज। इसमें क्या होता है कि मुंह में सलाइवा कम बनने लगता है, गले से खाना नहीं निकलना होता है, मुंह सूखा रहता है, उस केस में भी कभी कभी हम पाइलोकार्पिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसका मैक्सिमम क्या इसका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल ग्लूकोमा के केस में है, जीरोस्टोमिया के केस में है। जीरोस्टोमिया मतलब जब मुंह से सलाइवा सेक्रेशन कम होता है। कुछ क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ड्यूरेशन इसका एक्शन बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये इसका जो कम डोज पे ही इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका एक्शन भी बहुत कम होता है। अगली ड्रग है हमारी सेबीमिलिन। सेबीमिलिन भी M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यानी एक ग्लैंड्स पे काम करेगा। कौन कौन से ग्लैंड्स पे, खास तौर पे सलाइवा ग्लैंड पे, सैलिवरी ग्लैंड पे। ये भी स्रोजन डिजीज पे काम करेगा, यानी मुंह में सलाइवा का लेवल बढ़ाएगा। जीरोस्टोमिया के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है हमारा कार्बेकोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कार्बेकोल। कार्बेकोल मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे बाइंड करता है, दोनों का एगोनिस्ट होता है, नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है और ऑकुलर इफेक्ट देता है, यानी कान के पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नियोस्टिग्मिन का। और ग्लूकोमा के केस में इसका इस्तेमाल करते हैं नियोस्टिग्मिन का भी। क्लिनिकली इसका इस्तेमाल जो है ग्लूकोमा के केस में होता है। बाकी मस्करीन ड्रग जो है मस्करीन रिसेप्टर से बाइंड करता है, पॉइजनस मशरूम से पाया जाता है, नॉन टॉक्सिक होता है,
और ये थियोटिक एसिड के लिए एंटीडॉट का इस्तेमाल करता है। थियोटिक एसिड हमारी बॉडी में पॉइजनिंग होती है तो हम मस्करिनिक का एज ए एंटीडॉट इस्तेमाल करते हैं। ये हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग में। मैंने कहा इनडायरेक्ट मतलब जो एसिटाइलकोलिन की तरह काम नहीं कर रहा है लेकिन कोलिनेस्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी सहायता से एसिटाइलकोलिन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोलिनेस्टेज एंजाइम जो है एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाएंगे और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, यानी ये इनडायरेक्ट तरीके से हमारे बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा रहा है। अब इसमें बताया दो तरीके से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जो बाइंड करे एंजाइम से फिर रिलीज कर दे वापस, वो फिर से फ्री हो जाएगा एंजाइम, तो रिवर्सिबल। और जो एक बार बाइंड करके उससे फ्री नहीं करेगा वो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्लासिफिकेशन आपने देखा था। अब इसमें हम कुछ ड्रग्स के नाम याद करते हैं, कुछ ड्रग्स को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला है फाइसोस्टिग्मिन, इसे एसेरिन के नाम से भी देखा गया है, याद कर लेना, एसेरिन एग्जाम में आया हुआ है। एसेरिन को फाइसोस्टिग्मिन कहते हैं। फाइसोस्टिग्मिन क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होता है, इसमें टर्सरी अमीन होते हैं, ये आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करता है, ब्रेन में जाकर भी अपना असर दिखाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करेगा, कॉर्निया को पार करेगा, एल्कलॉइड नेचर का होता है, ये एल्कलॉइड का नाम है फाइसोस्टिग्मा वेरिसम। इस प्लांट से ये प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। और बेसिकली ब्रेन के लिए और आंखों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, आंखों में ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए और ब्रेन में बेलाडोना पॉइजनिंग के केस में भी इसका इस्तेमाल करता है। अगर किसी को धतूरा की पॉइजनिंग हो जाए, कोई धतूर खा ले, आपने सुना है ना कहा कि कनक करकते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए बहुराए जाए या पाए बहुराए। धतूर अगर व्यक्ति खा लेता है पागल हो जाता है। अगर पागल हो गया है तो परेशान ना होइए, आप उसको फाइसोस्टिग्मिन दीजिए। फाइसोस्टिग्मिन उसका एंटीडॉट है, वो इसको बहुत जल्दी ठीक करेगा। कुछ स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं। ये लिपिड सॉल्युबल ग्रुप होते हैं और टैक्रीन, डोनेप्जिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन, ये भी इसके कुछ ग्रुप्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल ग्रुप है। इनके साथ आपको ये ड्रग अक्सर फाइसोस्टिग्मिन देखने को मिलता है। अगला ड्रग हमारा है नियोस्टिग्मिन। अब नियोस्टिग्मिन जो है फाइसोस्टिग्मिन से अलग कैसे है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल होने के कारण इसमें क्वार्टरी अमीन है, ये सॉल्ट फॉर्म में है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करेगा, ये ब्रेन में इस्तेमाल नहीं होता है ये, क्योंकि ये अब एनएम रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब इसका इस्तेमाल क्योंकि ये मस्कुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो मस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस। ध्यान दीजिएगा, माइस्थीनिया ग्रेविस प्रॉब्लम के लिए हम लोग नियोस्टिग्मिन का इस्तेमाल करते हैं, फाइसोस्टिग्मिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोबरा बाइट, अगर किसी को सांप ने काट लिया, कोबरा बाइट निकल लिया तो नियोस्टिग्मिन एज एंटीडॉट इस्तेमाल होता है। यूरिनरी ब्लैडर के लिए और नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एट्रोपिन एडेड टू अवॉइड मस्कुलरिक साइड इफेक्ट इन माइस्थीनिया ग्रेविस। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं नियोस्टिग्मिन से और डोज ज्यादा हो जाए तो उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए हमें एट्रोपिन देना होता है एज एंटीडॉट। ये ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पे चलता है। चलिए अगला ड्रग हमारा है भाई साहब पिरिडोस्टिग्मिन। अब पिरिडोस्टिग्मिन भी जो है, अब आपको लग रहा है नियो के साथ वहां पिरिडीन ग्रुप लग गया है तो सेम काम करेगा, वाटर सॉल्युबल होगा, क्वार्टरी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये नियोस्टिग्मिन से ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग होता है। नियोस्टिग्मिन से ज्यादा बेहतर लंबे समय तक काम करता है पिरिडोस्टिग्मिन। माइस्थीनिया ग्रेविस में कोबरा बाइट इसका भी इस्तेमाल होता है और सेम वही काम करता है जो नियोस्टिग्मिन करता है। बस डिफरेंस क्या है, नियोस्टिग्मिन से पिरिडोस्टिग्मिन में ये ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग होता है। एंडोफोनियम की बात करें तो एंडोफोनियम भी वाटर सॉल्युबल है, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करेगा, ब्रेन में काम नहीं करेगा, शॉर्टेस्ट एक्टिंग काम करता है। तो ये इसका जब क्योंकि दवा बहुत कम देर के लिए असर करती है, 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट में कोई यूज नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ डायग्नोस्टिक के पर्पज से किया जाता है। तो ये डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस, अगर किसी व्यक्ति को माइस्थीनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम है तो उसको जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए हम टेंसिलॉन टेस्ट कहते हैं और टेंसिलॉन टेस्ट के लिए हम अपना इंडोफ्लोनियम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ये माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या करता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस को वर्स होने से बचाता है, वीकनेस से बचाता है इस केस से। लेकिन काम इसका क्लिनिकल नहीं है, इसका काम केवल डायग्नोस्टिक में ही होता है। अगला है टैक्रीन। टैक्रीन लिपिड सॉल्युबल है, जैसे कि आपने पहले वाला देखा था फाइसोस्टिग्मिन वाला। तो ये एल्जाइमर डिजीज में, ब्रेन की बीमारियों में काम आएगा, जैसे एल्जाइमर डिजीज में काम आता है। एल्जाइमर डिजीज में ये हम इसको ज्यादा प्रिफर करते हैं देन फाइसोस्टिग्मिन, बिकॉज इसके साथ डायरिया की प्रॉब्लम नहीं है, हिपेटोटॉक्सिक नहीं होता है, फ्रीक्वेंट डोजिंग नहीं है, मतलब कि इसका लॉन्गर एक्शन होता है, तो हम इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्जाइमर डिजीज का मेन पर्पज है डोनेप्जिल
मतलब इसको हम डोनेप्जिल रिवास्टिगमिन या ग्लेंटामिन से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनेप्जिल बहुत फेमस ड्रग है, ठीक है। चलिए उस पे आ जाते हैं। डोनेप्जिल लिपिड सॉल्युबल है, लॉन्ग एक्टिंग है, सबसे बेटर टॉलरेबिलिटी है, यानी कोलिनर्जिक ड्रग में सबसे बेहतरीन अगर साइड ड्रग की बात की जाए, अगर अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में काम करने वाला काम है, तो डोनेप्जिल इज द बेस्ट ड्रग, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज में काम करता है और इसकी बेटर टॉलरेबल पावर होती है, लॉन्गेस्ट एक्शन होता है। वहीं गैलेक्टामिन की बात करें तो ये भी रिवास्टिगमिन और डोनेप्जिल की तरह होता है और ये सारे के सारे अल्जाइमर डिजीज में काम आते हैं। ओवरऑल आपने देख लिया कि जितने भी हमारे ड्रग हैं, या तो ब्रेन में अगर वो रिसेप्टर्स, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो ब्रेन में जाके यम1 रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो अल्जाइमर डिजीज में काम करता है, और जो आपकी बाकी जगह पे है तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस में काम करता है। यानी कोलिनर्जिक ड्रग जितने भी इनडायरेक्ट एक्टिंग है वो दो बीमारी में काम आ रहे हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस और अल्जाइमर। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट में मेलाथियन, पैराथियन, डीएपीवी और डायजिनोन, क्लोरोपाइरिफॉस, इकोथायोफेट, नर्व गैसेस, कार्बामेट। मैंने आपको बताया था सारे के सारे ड्रग्स जो है बेसिकली थेरेपेटिकली इस्तेमाल नहीं होते हैं, क्योंकि ये पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल होते हैं, कीटनाशक की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं पेड़ों में, फसलों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एट्रोपिन का एंटीडोट भी होता है। आपका जो इकोथायोफेट होता है ये एंटीडोट होता है एट्रोपिन का। अगर किसी को एट्रोपिन ज्यादा हो जाए तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोमा में भी इसका यूज देखा गया है इकोथायोफेट का, केवल इकोथायोफेट का, बाकी तो सब केवल पेस्टिसाइड है। कुछ और ड्रग है जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, पॉइजनिंग केस में इस्तेमाल करते हैं। एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग भी होती है कभी कभी, अगर एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग ज्यादा हो जाए तो उसकी भी पॉइजनिंग होती है, उस केस में हम एट्रोपिन यूज करते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो आपको पिन पॉइंट पीपल दिखेगा, सलाइवेशन बढ़ा हुआ दिखेगा, लैक्राइमेशन बढ़ा दिखेगा, स्वेटिंग बढ़ा दिखेगा, ब्रांको कंस्ट्रिक्शन होगा, डायरिया होगा, यूरिनेशन होगा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सब कोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग के कारण होता है, ठीक है। एट्रोपिन इन सब का एंटीडोट होता है। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो रहा है हम एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ओवरऑल जो ड्रग्स हो रहा है। अब हम एक बात करते हैं, चलिए समराइज करके हम बात कर लेते हैं कि जो कोलिनर्जिक ड्रग हमने पढ़ी, ओवरऑल जो कोलिनर्जिक पढ़ी, चाहे वो डायरेक्ट एक्टिंग था चाहे वो इनडायरेक्ट एक्टिंग था, वो एक्चुअल में हमारी लाइफ में इस्तेमाल कहाँ है, वो किस किस बीमारी में इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ बीमारियों को जान लेते हैं। जैसे पहली बीमारी हमारी है ग्लूकोमा। अगर किसी को ग्लूकोमा हो रहा है, मोतियाबिंद आप जानते हैं, कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद, सॉरी ग्लूकोमा है, तो उसमें पाइलोकार्पिन, फाइसोस्टिगमिन, इटोथायोपिन, इन तीन ड्रग का इस्तेमाल होता है। ये दो आई ड्रॉप बहुत फेमस है, पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिगमिन। इकोथायोफेट भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर अल्जाइमर डिजीज है तो उसमें हम टैक्रीन, डोनेप्जिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन, इन चार का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बेटर ड्रग जो है वो डोनेप्जिल, इसमें सबसे बेटर ड्रग जो है वो पाइलोकार्पिन, ठीक है। ये आपको याद करना है कि कोलिनर्जिक ड्रग कहाँ कहाँ काम आते हैं। अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उस केस में डायग्नोस्टिक के तौर पे हम मेथाकोलिन का इस्तेमाल करते हैं, और ठीक है। वहीं पे हम बात करें, अगर किसी को बेलाडोना पॉइजनिंग हो गई है, एट्रोपा पॉइजनिंग हो गई है, तो हम फाइसोस्टिगमिन का इस्तेमाल करते हैं फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। अगर किसी को सेजरन सिंड्रोम है, यानी कुल मिला के मुंह सूख रहा है, गले सूख रहा है, तो पाइलोकार्पिन और केविनोल यूज करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद कभी कभी कुछ दवाइयां कुछ दिनों तक चलाई जाती हैं बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अगर पैरालिटिक एरियाज के केस में हम बेथेनोकॉल और नियोस्टिगमिन यूज करते हैं, और अगर यूरिनरी टेंशन करना है तो हम बेथेनोकॉल और नियोस्टिगमिन यूज करते हैं। एक ओवरऑल आपने देख लिया कि ग्लूकोमा में इस्तेमाल है, अल्जाइमर डिजीज में इस्तेमाल है, माइस्थीनिया ग्रेविस में इस्तेमाल है, और कुछ छोटे मोटे बीमारियों में इस्तेमाल है। ये ओवरऑल आपने कोलिनर्जिक ड्रग की पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री यहाँ पे समझ। चलिए बढ़ते हैं आगे और इनके सवालों को ले लेते हैं कि इनके सवाल देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कितने सवालों का जवाब आप सही सही दे पाते हैं। आपकी पढ़ाई हम चेक करते हैं। चलिए पहला सवाल है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट लिमिटिंग स्टेप इन एसिटिलकोलिन सिंथेसिस। एसिटिलकोलिन सिंथेसिस जब होता है तो कौन सा स्टेप या कौन सा जो एंजाइम है वो रेट लिमिटिंग स्टेप। मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ गया आपको। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा जवाब सही है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, खुद से पढ़िए, दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ लोगों ने ए लगाया है, गधो। ये तो एसिटिलकोलिनेस्टेरेज का काम है, एसिटिलकोलिन को ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे सिंथेसिस पूछ रहा है सिंथेसिस। सिंथेसिस में तो काम ही नहीं एसिटिलकोलिनेस्टेरेज का। एसिटिलकोलिन एस्टेरेज जो है, नहीं, कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज जो एसिटिलकोलिन का फॉर्मेशन करता है, वो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
हेमिकोलिनियम 3 डिप्लीट्स एसिटिलकोलिन बाय इनहिबिटिंग। आपको पता है कि हेमिकोलिनियम 3 आपको बताया था कि आपका एक ड्रग है जो एसिटिलकोलिन को डिप्लीट होने से बचाता है। किस स्टेप पे ये काम करता है? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटिलकोलिन, कोलिन अपटेक इनटू द पैरास्पिरिस टर्मिनल, एसिटिलकोलिन हाइड्रोलिसिस या एसिटिलकोलिन प्रोडक्शन। किस स्टेप पे हेमिकोलिनियम 3 काम करता है? ठीक है, ये करता है ऑप्शन नंबर बी, कोलिन अपटेक। जो प्री साइनेप्टिक क्लिफ्ट में जो कोलिन है उसको फिर से अपटेक कर लेगा ताकि एसिटिलकोलिन का फॉर्मेशन ना हो। तो ये हमारा हेमिकोलिनियम 3 वहां पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच मस्करानिक रिसेप्टर सब टाइप predominantly mediates the negative chronotropic and chromotropic effects on the heart। कौन सा मस्करानिक रिसेप्टर का सब टाइप जो है वो बेसिकली हार्ट पे काम करता है और निगेटिव इफेक्ट देता है। अब आपको याद करना है कौन सा रिसेप्टर हार्ट में था। M2 भी था और M3 भी था। ये आपको याद है। M1 तो नहीं था, M4 भी नहीं था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब M2 और M3 जो है हार्ट पे है। अब उसमें पूछ रहा है कौन सा रिसेप्टर जो है निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देता है और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देता है हार्ट पे। निगेटिव की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो M3 रिसेप्टर होता है वो एक्साइटेटरी होता है, यानी ये स्टिमुलेट करेगा। M2 रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी होता है, यानी ये इनहिबिट करेगा। ऑप्शन इसका सही है बी, दिस इज M2 रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन कॉजेज। एक टॉक्सिन का नाम है, जहर का नाम है ब्लैक विडो। ये जो टॉक्सिन है वो आपकी पूरे एसिटिलकोलिन वाले सिंथेसिस प्रोसेस में किस स्टेप को ब्लॉक कर रहा है? एसिटिलकोलिन रिलीज को ब्लॉक करता है, मैसिव रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करता है, वेसिकुलर अपटेक ऑफ एसिटिलकोलिन को या ब्रेक डाउन को। ठीक है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैसिव रिलीज। अगर ये ब्रेक डाउन स्पॉटर रीजन ना हो तो ये ज्यादा अमाउंट में एसिटिलकोलिन रिलीज होगा, एसिटिलकोलिन पॉइजनिंग हो सकती है। उस केस में ये मैसिव रिलीज को जो है वहां पे वो बेसिकली वो ये जो आपका जो स्पाइडर है मैसिव रिलीज कॉज करता है। अगर ये स्पाइडर आ जाएगा, टॉक्सिन आ जाएगा तो एसिटिलकोलिन की पॉइजनिंग हो जाती है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बेथेनोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। बेथेनोकॉल का इस्तेमाल बेसिकली किस लिए करते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, ग्लूकोमा के लिए, यूरिट्रिसिन वेर्टिकल से। बेथेनोकॉल आपको पहले पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो बताइए सही जवाब क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरिनरी रिटेंशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। विच मस्करानिक रिसेप्टर सबटाइप्स इन्वॉल्व इन द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। पेट में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जीआईटी के लिए कौन से रिसेप्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। M1 M2 M2 M3 M1 M3 M2। ठीक है, कौन सा रिसेप्टर है जो जीआईटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए? आपने टेबल में देखा था केवल M2 का जीआईटी दिखा था, लेकिन M1 M2 दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, M1 और M2। क्वेश्चन नंबर 7। पाइलोकार्पिन इज यूज्ड इन द सोरेंस सिंड्रोम बिकॉज इट। व्हाट इज सोरेंस सिंड्रोम? मैंने कहा जब एक्सेसिव आपका बॉडी में, जब आपकी बॉडी में भाई साहब सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाए, मुंह सूखने लगे, ड्राइनेस होने लग जाए, स्वेलो करने में दिक्कत होने लगे, उसे बोलते हैं सोरेंस सिंड्रोम। पूछ रहा है पाइलोकार्पिन कैसे काम करता है? ये सेलेब्री सिक्रेशन घटा देता है, लैक्राइमल सेलेब्री सिक्रेशन को बढ़ा देता है, मस्कुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो जवाब तो मिल गया होगा आपको, जी ऑप्शन नंबर बी, लैक्राइमल और सेलेब्री सिक्रेशन को बढ़ाकर पाइलोकार्पिन। क्वेश्चन नंबर 8। इंडोफोरियम इज प्रिफर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस बिकॉज। इंडोफोरियम ड्रग है, मैंने कहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल क्लिनिकली नहीं होता है, इसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक के लिए होता है। क्यों होता है भाई? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लिपिड सॉल्युबिलिटी, शॉर्ट एक्टिंग एंड रिवर्सिबल, इट हैज डायरेक्ट एगोनिस्ट एक्शन। मैंने बताया था ना कि बहुत कम देर के लिए काम करता है, दैट्स व्हाई इसका इस्तेमाल क्लिनिकली नहीं होता है। और ऑप्शन इसका सी है, शॉर्ट एक्टिंग है, रिवर्सिबल है, इसलिए इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस से इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड सॉल्युबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर यूज्ड इन अल्जाइमर डिजीज? Which of the following is a lipid soluble cholinesterase inhibitor of Alzheimer disease? में पूछना है आपको कि कौन सा cholinesterase inhibitor है लेकिन लिपिड soluble है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आपको आसानी से आ जाएगा, नियोस्टिकमिन, रिवास्टिकमिन, पिरिडोस्टिकमिन और इंडोफोरियम। तो इसमें आपको पता है कि कौन सा जो ड्रग है वो हमारा लिपिड soluble है।
ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, अल्जाइमर डिजीज में एज अ इनहिबिटर यूज कर रहे हैं। तो हम कौन से ड्रग का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं ये आपको, तो आपको मिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिवास्टिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, कार्बेकॉल डिफर्स फ्रॉम एसिटिलकोलिन इन दैट एसिटिलकोलिन से कार्बेकॉल अलग है, जबकि दोनों सेम ड्रग है कोलिनर्जिक। कैसे अलग है? हैज नो मस्करेनिक एक्टिविटी, इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय कोलेस्ट्रेल इजीली, डज नॉट एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, इट हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जो कार्बेकॉल है वो भी आपके कोलेस्ट्रेस से इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है, जैसे कि आपका वो एक्टिवेट होता है एसिटिलकोलिन। एक चीज यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर है, इसके मस्करेनिक एक्टिविटी जो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, बोटुलियम टॉक्सिन एक्ट्स बाय। बोटुलियम टॉक्सिन अगर आपको याद हो पूरा का पूरा स्टेप बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन, उसमें आपको मिला था। मस्करेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ब्लॉकिंग एसिटिलकोलिन रिलीज फ्रॉम प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल, ब्लॉकिंग एसिटिलकोलेस्टेरल एंजाइम, स्टिमुलेटिंग वेस्कुलर अपटेक ऑफ क्या? तो एसिटिलकोलिन रिलीज को प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल में रिलीज से रोकता है बोटुलिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको वो टेबल यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद है बायोसिंथेसिस का, तो आपको यहाँ पे वो चीज क्लियर हो गई। 12, मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज। मेथाकोलिन टेस्ट किसके लिए करते हैं? पेप्टिक अल्सर के लिए, अस्थमा के लिए, पार्किंसन के लिए, सोरे के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि मेथाकोलिन जो है इसका इस्तेमाल हम अस्थमा को टेस्ट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनेस्टेज इनहिबिटर हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? सबसे कम देर तक कौन काम करता है, इसलिए इसको क्लिनिकली इस्तेमाल ही नहीं करते भाई, केवल टेस्टिंग के लिए करते हैं। चारों ऑप्शन देखिए, रिवास्टिगमिन, इंडोफोनियम, नियोस्टिगमिन, प्रेडोस्टिगमिन। गुड, सही जवाब इंडोफोनियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से चीजें होती हैं एक को छोड़कर, मायोसिस, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, टैकिकार्डिया और डायरिया। एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं देखी जाती है, वो है टैकिकार्डिया, क्योंकि हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट से ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट डाउन होता है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही, बाकी सब होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच मस्करेनिक रिसेप्टर सबटाइप मीडिएट्स द वैसोडाइलेशन थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। यानी कह रहा है कि कौन सा जो है ब्लड वेसल में रिसेप्टर पाया जाता है। अब आपको याद होगा ब्लड वेसल में कौन सा रिसेप्टर था, M1 CNS में था, M2 CNS में, M3 CNS में, M4 CNS में। छोड़ो, M1 CNS में केवल था, GIT में भी था, M2 GIT में था और M3 हार्ट में था, बाकी जगह और ब्लड वेसल में भी था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये आपके पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन मैंने कराया जो मेरे सामर्थ्य जब मेरी एनर्जी थी। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन जो है आपको रजत सर कराएंगे लाइव क्लासेस में। जो लोग एप्लीकेशन में इसके क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने क्लास डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन में बहुत सस्ता है, वहां पे रोज लाइव क्लासेस चलती हैं। उस लाइव क्लासेस में आपको रजत सर ये सारे पेपर सॉल्व कराते हैं, इसके ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं और आपको मॉक टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। पुराने मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, 25-30 की संख्या में, आप उसको सॉल्व करते रहिए।